आपने कोविड में जो योगदान दिए हैं, इतनी हिम्मत आप में मतलब कहाँ से आ? मैं नहीं कहता कि कोई एहसान किया है मैंने, लेकिन उन्होंने उस दोस्ती को कायम रखने का भी प्रयास नहीं किया। एक बहन जी आए थे दिवाली पे 2022 में, मास्क लगा था, पहचाना नहीं था, तो कहने लगे शंटी जी, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा बेटा तीनों एडमिट थे, मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। सरकार की तरफ से आपको कोई योगदान आता है जो आपके प्रयास है उनको लेके? मुझे लगता नहीं कि प्रशासनिक या सरकारी कोई मदद हमें आज तक मिली हो, न दिल्ली सरकार से न भारत सरकार से। जी, पहले कभी दिल्ली में एक सिस्टम था कि दिल्ली नगर निगम अच्छे काम करने वालों को 10,000, 20,000, 30,000 रुपया, वो भी बंद हो गया है। कंपनी भी उनकी, उसमें डायरेक्टर हैं, उसमें ट्रस्टी हैं, खुद ही पैसे खाए जा रहे हैं। जो अभी हाल ही में पहलगांव में हुआ, पाकिस्तान और ये सही ने ये प्रोपोगंडा किया था, पहले भी करते रहे, तो पार्लियामेंट में कर दिया, मुंबई के होटल में, अक्षरधाम मंदिर में कर दिया। इस बार उनका टारगेट ये था कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो जाए, कि अगर मान लीजिए दोबारा से भगवान ना करे कि ऐसी महामारी आ जाती है तो प्रिपरेशन आपकी उस हिसाब से है? नमस्कार, आज हमारे साथ है एम्बुलेंस मैन इनको कहिए, डोनर सिंह कहिए या पद्मश्री कहिए, ये किसी नाम के पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने देश के लिए इतनी सेवा की है, कितनी भी इनकी तारीफ की जाए तो वो कम है। हमारे साथ है श्री जितेंद्र सिंह शेट्टी जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद सर। तो सर, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि आपका जो शहीद भगत सिंह सेवा दल है, एनजीओ जो आप चलाते हैं, वो इस साल लोगों के लिए जो अभी प्रयास कर रहे हैं, आप वैसे तो प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको कोई योगदान आता है जो आपके प्रयास है उनको लेके? चाहे वो शहीद भगत सिंह सेवा दल हो, कोई भी संस्था हो जी, किसी न किसी अनुदान से चलती है, लोगों के सहयोग से चलती है। जी, मुझे लगता नहीं कि प्रशासनिक या सरकारी कोई मदद हमें आज तक मिली हो, जी, न दिल्ली सरकार से न भारत सरकार से। जी, पहले कभी दिल्ली में एक सिस्टम था कि दिल्ली नगर निगम अच्छे काम करने वालों को 10,000, 20,000, 30,000 रुपया जी, साल में देते, वो भी बंद हो गया है। जी, इससे हट के अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड है, CSR फंड, जी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिन लोगों का करोड़ों का बिजनेस है, जी, करोड़ की आमदनी है, उनको 2% अपने कमाई का चैरिटी में लगाना है। जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो सारा फंड अपने पे ही लगा देते हैं, जी, एनजीओस को नहीं देते हैं। उसका कारण है कि उनको तरीका समझ आ गया, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने समझा दिया कि आप अपने ट्रस्ट बना लीजिए ना, एक जी, ट्रस्ट भी उनका, कंपनी भी उनकी, जी, उसमें डायरेक्टर हैं, उसमें ट्रस्टी हैं, जी, खुद ही पैसे खाए जा रहे हैं। जी, कभी कभी कोई बंदा आता भी है हमारे पास कि शंटी जी ऐसे ऐसे CSR में कुछ फंड है, जी, साथ ही कह देता है कि जितना लोग है उसका 50% वापस करना पड़ेगा। जी, पीछे मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी से, सीतारमन जी से मिला था, जाके मैंने सारी चीज लिख के दी उनको। उनको मेरी बात बहुत पसंद आई। जी, उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पे कमेटी बनाते हैं, जी, कि ऐसे लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाए, जी, क्योंकि सारे यही काम कर रहे हैं। और इसके अलावा चलो ये तो हो गए प्राइवेट कंपनियां। जी, कोविड के टाइम में मुझे इंडियन ऑयल की तरफ से फोन आता है जी, कि आपकी संस्था के लिए जितनी एम्बुलेंस है उसके लिए डीजल पेट्रोल फ्री देंगे, हाँ जी, और हमें कार्ड भी इशू कर दिए जाते हैं। अच्छा, लेकिन 4 साल हो गए ना कार्ड जी, चालू हुए ना, हमें कभी डीजल का 1 लीटर मिला, पेट्रोल का। अच्छा, मतलब बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये संस्थाएं लोग कैसे चलाएंगे? जी, धार्मिक स्थलों में तो लोग फिर भी मत्था टेकाते हैं जाके, अब एनजीओ को तो ऐसे को पैसे मिलते नहीं, अपना घर फूक के तमाशा देखना पड़ता है। मुझे पता है कि हमको इस 30 साल के अंदर क्या क्या लगाना पड़ा। आज 32 एम्बुलेंस हम चला रहे हैं, उनका डीजल, पेट्रोल, ड्राइवर, मेंटेनेंस, इवन देन हमारे पास अपनी जगह नहीं है। DDA ने जो हमें जगह दी है उसका किराया देते हैं हम जी, एक प्लॉट नहीं है हमारे पास अपना, जी, वो भी किराए पे हमने DDA से लिया हुआ है जी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें मदद मिलती है इससे। और बाकी सर, अगर देखा जाए कि
हालांकि सारी दुनिया जानती है आपने कोविड में जो योगदान दिए हैं, आपने उन लोगों का भी संस्कार किए जिनको मतलब अपने खुद के फैमिली मेंबर छूने से उस समय में डरते थे, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी। लेकिन आप बॉडीज ले जाते थे, संस्कार करते थे, और आपने किसी धर्म का कोई ऐसा आपने भेदभाव नहीं किया। जो आपको लगा, जिस तरीके से लगा, आप और आपका जो एनजीओ है वो सेवा करता रहा। जी जी। हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं, इतनी हिम्मत आप में मतलब कहाँ से आती है? ये दिल, इतना बड़ा दिल जो आज के समय में किसी के पास नहीं है, वो आपके पास कहाँ से है? देखिए, इसमें हमें गिला नहीं करना चाहिए, मुझे तो नहीं करना चाहिए और किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जिन्होंने अपने माँ बाप का नहीं किया, हमारा क्या करेंगे? जी। बड़ी मजेदार बात है कि हजारों में से जी जी 10 लोग भी ऐसे मेरे पास आज तक नहीं आएगी शंटी जी। हाँ जी। कभी मैं नहीं कहता कि कोई एहसान किया है मैंने, लेकिन उन्होंने उस दोस्ती को कायम रखने का भी प्रयास नहीं किया। एक बहन जी आए थे दिवाली पे 2022 में। अच्छा। मास्क लगा था, पहचाना नहीं था, तो दिवाली पे आए, मेरी मिसेज ने भी नहीं पहचाना, आए चाय वाय पी, तो मैंने कहा बहन जी मैंने पहचाना नहीं आपको। जी। तो कहने लगे शंटी जी मैं आपको भाई बोलूँ, बेटा बोलूँ, क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा बेटा तीनों एडमिट थे जी मिलिट्री हॉस्पिटल में। जी। मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। अच्छा। और पहले कोई लाने का साधन नहीं मिल रहा था, फिर आपने एम्बुलेंस भेजी, वो लेके आए, फिर आपने संस्कार किया और आपने जी अस्थियां भी उठाई। जी। तो मुझे ये लगा कि आपने पिता का रोल भी अदा किया, भाई का भी किया, तो मैं आपको थैंक्स करने आई हूँ जी। आज दिवाली पे विश करने आई हूँ, तो मुझे दिल से जी लगा यार देखो कितने हमारी बहन के दिल के अंदर सत्कार है, आदर है हमारे लिए। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि मुझे लोगों से ना कोई ऐसी आशा थी और ना मुझे कोई गिला है जी, क्योंकि जिन्होंने अपने बुजुर्गों का नहीं किया उनसे मुझे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? नहीं, लेकिन आपका जो योगदान है वो इस तरीके का योगदान था कि आपने अपने परिवार की जान की परवाह नहीं की। पूरी दुनिया जानती है और ये हकीकत है। आपने, और उस टाइम हम लोग देखते थे कि आपके जो बेटे हैं उन्होंने भी पूरा आपके साथ सहयोग करते रहे जी। मगर आप लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। सबसे मेन यही है कि जब सारा कोविड के टाइम में लोग घरों में बैठे हुए, अंदर क्वारंटाइन होकर बैठे हुए, वो अवधि में आप इतना प्रयास करते रहे। तो लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को समझना कि एक शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना वो काम करे जा रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने बोला कि आपने उदाहरण दिया कि एक महिला आई, उन्होंने उस चीज़ का सत्कार किया, बाकी लोगों को भी चाहिए। हालांकि आप नहीं मांगते सत्कार, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो सत्कार आपका बिल्कुल करना चाहिए। साथ में एक क्वेश्चन और है सर मेरे मन में, जो अभी हाल ही में पहलगांव में हुआ, उसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ये जो परिस्थिति बनी हमारे देश में अचानक से, और उसके बाद किस तरीके का आप संदेश देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? गर्व है अपने देश की सेना पर जी, अपनी सरकार पर, और अब तो गर्व हो गया अपने नागरिकों पर भी जी। जिस दुर्भावना के साथ पाकिस्तान और ISI ने ये प्रोपेगेंडा किया था जी, पहले भी करते रहे, तो पार्लियामेंट में कर दिया उन्होंने जी, मुंबई के होटल में कर दिया, सबको पता है ताज होटल में जो हुआ था, बिल्कुल, अक्षरधाम मंदिर में कर दिया जी। इस बार उनका टारगेट यह था कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो जाए जी। वो ये साबित करना चाहते थे कि मुसलमानों ने मारा है जी। लेकिन बहुत मजेदार बात है कि जिनके घरों के लोगों की वहां पे शहादत हुई जी, डेथ हुई जी, उन सब ने बड़े अच्छे बयान दिए कि देखिए हमारा तो साथ दिया कश्मीर के लोगों ने जी। बल्कि एक बच्चा तो कश्मीर का नौजवान उनसे लड़ते लड़ते जी शहीद भी हो गया, उनकी राइफल छीनी थी। जिनके घरों के लोग गए वो भी ये कह रहे हैं, और जो वहाँ थे लोग, दुकानदार है, घोड़े वाले जिन्होंने मदद किया या होटल वाले, उनका भी यही कहना है कि हमारे तो रोजगार ही ये लोग हैं, रोजगार जी।
तो एक दो चीजें निकल के आई हैं कि लोगों के अंदर धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है जी पहली बात। जी दूसरी बात, हमारी सरकार ने सही समय पे अच्छा कदम लिया जी ऑपरेशन सिंदूर करके, जी और पाकिस्तान के दांत खट्टे करे और हमारी फौज ने जी वहां बैठे आतंकवादियों को उनके घर में जाके मारा। घर में जाकर ये बहुत बड़ी बात है। जी तो इससे शिक्षा भी लेनी चाहिए पाकिस्तान को कि ये हमारे से पंगा लेना उसके लिए ठीक नहीं है। जी हमारे देशवासी हर दुख की घड़ी में एक है। आपस में तो किसी घर में ही माँ बेटे का होता है, बाप बेटे का हो जाता है। बिल्कुल होता है। एक बात और है, जो मुस्लिम भाई हमारे भारत में रहते हैं, जी जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो वहां चले गए थे जी उनको आज भी वहां पे मुहाजिर कहा जाता है। जी उनको वहां पे श्रेणी नहीं दी गई रेजिडेंट की। हाँ जी लेकिन जो यहाँ पे रहते थे, जी भारत के राष्ट्रपति भी बने, जी उपराष्ट्रपति भी बने, जी हर पद इस समुदाय को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। जी तो उनका विश्वास हमारे देश के लिए जी अटूट है। जी हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी उभर के आया है इसमें। जी। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है इसमें कि हमारे इस दुख की घड़ी में हमारा सारा परिवार, हमारा देश एक था। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि ये जो भाव है आपके जनता के प्रति, सेवा भाव है, ये मतलब बचपन से ही आपका थॉट प्रोसेस ऐसा था? मतलब एक ये होता है ना कि फैमिली से इंसान को सीख ऐसी मिलती है, परवरिश, तो जनता को ये लगता है, लेकिन आपके मुंह से हम जानना चाहते हैं कि क्या शुरू से ही आपका मतलब ऐसा माइंडसेट था कि सेवा करनी है बस मेरे को? जैसे हमारे माता पिता के जी संस्कार थे जी। वो तो आने ही आने हैं। बिल्कुल। मेरे फादर साहब भी गरीबों की बहुत मदद करते थे, जी लंगर की भी मदद करते थे, दवाइयों की करते थे हम जी। जगह से। वो बातें तो थी जी लेकिन इतनी गहराई में मैं चला जाऊंगा मैंने भी नहीं सोचा था। क्योंकि ना कुछ लोग ऐसा इस चीज को जोड़ देते हैं, जैसे जनरली हम सब जानते कि जो सिख कम्युनिटी है वो सेवा भाव के लिए जानी जाती है। आप उस नजर से अपने आप को देखते हैं, आपके एक मानव है, आप उस नजर से देख के चलते हैं? नहीं, मुझे प्राउड है कि मैं सिख हूं। जी मुझे प्राउड है कि मैं सिख हूं, मुझे प्राउड है कि मैं भारतीय सिख हूं, जी और मानव का जीवन मुझे ईश्वर ने दिया, ये भी प्राउड की बात है। जी सेवा करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ सेवा दिखती है। जी हम ये नहीं सोचते किसकी सेवा कर रहे हैं। जैसे कोविड में जहां हमने 4000 से ज्यादा हिंदू परिवारों का संस्कार किया है जी सनातन अनुसार, उसी तरीके हमने मुस्लिम भी हमने और क्रिश्चियन भी जी हमारे हाथों से उनके दाह संस्कार हुआ है, कफन दफन हुआ है। बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह जी के सेना में एक भाई कन्हैया जी थे। जी तो जब जंग चल रही थी औरंगजेब वाली, जी भाई कन्हैया जी की गुरु गोविंद सिंह जी ने ड्यूटी लगाई थी कि कोई भी जख्मी होगा तो उसको आप मलहम पट्टी करेंगे और पानी पिलाएंगे। उनको मशक दे दी थी, एक जी मशक होती है पानी वाली। जी किसी ने आके शिकायत की कि गुरुजी वो जो कन्हैया जी हैं वो तो अच्छा रोल अदा नहीं कर रहे। जी कहते जी क्या जी? कहने लगे वो तो दुश्मन को भी पानी पिला रहे हैं, जी उनको भी पट्टी करे जा रहे हैं। जी तो सबके सामने ही गुरुजी ने भाई कन्हैया जी को बुलाया जी और पूछा, भाई आपकी शिकायत आ रही है, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात कही भाई कन्हैया जी ने कि गुरुजी आपने कहा था कि जख्मी की सेवा करनी है जी और उनको पानी पिलाना है। जी मुझे जो लोग हैं वो जख्मी दिखते हैं, नहीं दिखता कि अपने हैं कि दुश्मन है। जी जख्मी तो जख्मी है। तो यही हमारी हैबिट है, जो जरूरतमंद है, जिसके घर में डेथ हुई है, हमें वो जी सिर्फ जरूरतमंद नजर आता है। हमें ये नहीं लगता किस कम्युनिटी का है, जी गरीब है अमीर है, हमें उसको हमारी सेवा की जरूरत है, जी हम कर रहे हैं। क्योंकि कोविड में आप देखें कि जितनी भी डेड बॉडीज हम घर से लाए उठा के, जी हजारों, सब अमीरों की थी। वो जी मैक्सिमम अमीरों की थी। किसी के बच्चे कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, उठाने वाले कोई नहीं था। जी और दूसरी बात, गरीबों में आज भी ममता है। जी अपने
बुजुर्गों के लिए प्रति, परिवार के प्रति, जी उनके घर से कुछ जाता है ना, उनको लगता है कि हमारा सब कुछ चला गया, जी क्योंकि उनका जो कुछ है सरमाया सब वो वही है। वही अमीर के यहाँ से किसी की डेथ होती है वो प्रोवाइड नहीं करते, मैं देखता हूँ रोते तक भी नहीं है। उनको लगता है यार सब कुछ तो दे गया, वो मकान दे दिया, फैक्ट्री दे दी, गाड़ियां दे दी, जी बंदा ही तो गया, सारी सुविधाएं तो हैं हमारे पास। तो गरीब और अमीर की डेथ का भी फर्क आ गया है, मैं रोज देखता हूँ, जी ये अपनी आंखों से देखता हूँ मैं। जी एक मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार में तो बहुत बड़ा हादसा होता है किसी की मौत आना। जी अमीर आदमी के घर में किसी का चला जाना ऐसा है जैसे कोई मेहमान आया था और चला गया, उन्होंने परवाह नहीं करते, जी। अगले दिन से सेम वही काम चल पड़ते हैं। जी तो हम जो सेवा करते हैं हम भी नहीं देखते कि गरीब है अमीर है, किस कम्युनिटी का है, जी हमारा एक ही मकसद है कि हमने सेवा करनी है। जी। अब जैसे आपकी इतनी एम्बुलेंस चलती हैं, जैसे आपने अमीरों की बात की जो बहुत पैसे वाले हैं, बट हमने वही चीज़ नोटिस की कि आप अकेले सब प्रयास कर रहे हैं अपना, ठीक है, तो वो लोगों को आप नहीं मानते, लेकिन ऐसा हम लोगों को लगता है, बीइंग अगर हम देखते हैं कि एक हमारे लिए सेवा कर रहा है इंसान, कि उनको आपके पक्ष में आना चाहिए। तो सिर्फ अमीर, देखिए अमीर इंसान पैसे के वे में आ सकता है, गरीब इंसान आ सकता है कि दिल से दुआएं देना, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आपके साथ दुआएं हैं जो आज तक आप उसी चीज़ पे कायम है। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन हमारा पहले बात हुई थी पॉडकास्ट की, आप उस दिन भी बॉडीज के लिए कर रहे थे, अनक्लेम्ड बॉडीज। जी जी। तो ये आम इंसान जो होता है जाने से भी डरता है, जैसे अगर कोई शमशान के बाहर से भी निकलेगा वो डरेगा, वो घबराएगा, और आप इस तरीके के काम करते हैं, ना आपने धर्म देखा ना जात देखी, आप इस तरीके से करे जा रहे। तो कुछ हमारे जो युवा हैं उनको कुछ आप संदेश दीजिए कि किस तरीके से वो प्रेम भाव से रहे। देखिए पहला कहते हैं ना कि चैरिटी है वो घर से शुरू होती है। जी जो अपने घर पे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता जी वो समाज की सेवा कैसे करेगा। बिल्कुल। जितने बुजुर्ग आज अनाथालय में रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, सब पैसे वालों के हैं, जी गरीब के नहीं है। गरीब का दिल बड़ा है, वो अपने घर में जगह देता है माँ बाप को। जी लेकिन पैसों वालों के माँ बाप भूखे प्यासे होते हैं, वो बेचारे अनाथालय में चले जाते हैं। जी तो शिक्षा ये देनी है कि पहले आप घर से अपनी चैरिटी करिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, उनके साथ संस्कारों के साथ रहिए। जी ये नहीं कि आपकी पत्नी आ गई तो अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया या उनको उनकी रोटी नहीं पूछी, भोजन नहीं पूछा। जी ये चीजें सबसे पहले बच्चों को सीखने वाली है। जिस किसी भी व्यक्ति बच्चे के अंदर टीचर के प्रति, माँ बाप के प्रति, देश के प्रति, जी तीनों में अच्छी भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दिल से प्रेम होना चाहिए। जी आप कुछ भी बन जाए जीवन में, कितने भी पैसे कमा लें, जी वो पैसा जब लगेगा तो अपने देश पे लगना देश चाहिए, पे लगना देश की चैरिटी पे लगना चाहिए, समाज पे। अब जैसे कह रहे थे मदद के लिए, अब मेरे उस मुश्किल समय में जब हमारे पास 9 एम्बुलेंस थी, आज 32 हैं। जी अच्छे लोग सामने, वेव सिटी के मालिक हैं राजू चड्डा जी, वेव सिटी जो है नोएडा में, उन्होंने हमें 1000 टन लकड़ी दी उस समय। जी उन्होंने हमें एम्बुलेंस खड़ी करने के लिए सन सिटी में जगह दी जी 3000 मीटर की। जी टेक महिंद्रा के मालिक ने एक एम्बुलेंस भेजी, स्लीप वेल कंपनी ने एम्बुलेंस भेजी, बजाज एलियंस वालों ने एक एम्बुलेंस भेजी, जी एक MM बाल सिंह गोल्डी जी हैं रोशनार रोड पे, और एक रणधीर सिंह चंडोक जी है, ये हर महीने हमें पेट्रोल डीजल के कुछ पैसे भेजते हैं। जी ऐसे लोग भी तो हैं समाज में, जी जिनके दम पर समाज चल रहा है। चल रहा है। इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल कैसे चल रहे हैं? लोग चला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तो नहीं चलाती है, जी कोई एम्प्लॉय नहीं है। और जो एक धार्मिक स्थल, सपोज मेरी संस्था है, सपोज हमारी संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल है, जी 32 गाड़ियां हैं, जी इतना नेटवर्क अगर सरकार को चलाना पड़ जाए जी तो आप सोच लेना कि इसका खर्चा 25 से 30 लाख रुपए महीना दिखाएंगे। आराम से आएगा। 25 से 30 लाख रुपए महीना कह रहा हूँ आपको। जी लेकिन नहीं, चूंकि हम चला रहे हैं और किस तरीके से तिनका जोड़ के चला रहे हैं जी बिना प्रशासनिक मदद के, तो ये बहुत बड़ी बात है कि, और ये फ्री सेवा आप लोग, फ्री सेवा है। इसमें सारा श्रेय जो है जी वो मेरे ड्राइवरों को भी जाता है, बिल्कुल, जिन्होंने बहुत मेहनत की, मेरे बच्चों को भी जाता है, जिन्होंने मेरे दोस्तों को, हमारे वॉलंटियर्स शहीद भगत सिंह सेवा दल के
अगर ये सारे मेरा साथ ना दे तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जी। जब कोविड का टाइम था तो आपके परिवार में भी कोविड तो एंटर हुआ होगा? 3 बार हुआ है। 3 बार? मेरे को 3 बार हुआ, मेरे बेटे का हुआ, मिसेस को हुआ, एक ड्राइवर पहले शहीद हो गया हमारा जी। पहले ही कोविड में 2020 में। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस टाइम कहीं आपको हल्का सा मलाल हुआ कि मैं अपने घर के लिए भी सोच लेता? हल्का सा? नो, इसलिए नहीं हुआ कि हम, ये बात मैंने अपने ड्राइवरों को भी कही थी। जब मेरा एक ड्राइवर शहीद हो गया जी। तो थोड़ा होता ही है, बाकी लोगों का मन टूट जाता है कि यार हम भी ना इसमें लपेट में आ जाए। जी। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा देखो हम लोग तब 25 साल हुए थे हमारी संस्था को, अब 30 साल हो गए। मैंने कहा हम लोग ना फौजी की तरह काम कर रहे हैं जी। देश के लिए। जी। आज देश के ऊपर एक विपदा आ गई है, आपदा आ गई है, लड़ाई हो गई है, समझ लो युद्ध हो गया है। जी। और युद्ध के समय में फौजी अगर घर पे रह के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा, शहीद नहीं कहलाएगा। उसको रणभूमि में लड़ना पड़ेगा। जी। और हमारी रणभूमि क्या है? शमशान घाट, शमशान। एम्बुलेंस। बिल्कुल। तो भाई डट के काम करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको एम्बुलेंस के और शव वाहन का और मोर्चरी का काम करना है। मैं 21 दिन शमशान में रहा था दूसरे दौर में, जी। बाहर ही नहीं निकला, टाइम नहीं मिलता था। जी। 125, 150, पौने 200 तक डेड बॉडी पर डे। जी। तो ये सब करा तो ऊपर वाला ही रहा है, उसने हमें चुना है। हम तो एक मोहरे हैं छोटे से, ईश्वर ने एक मौका दिया है, अपना जीवन शायद संभल जाए। मैंने वही आपको कहा ना कि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। हमें अगर मान लीजिए जैसा एग्जाम्पल दिया, शमशान के बाहर से भी कोई निकलता है तो आम लोग डरते ये हैं। बच्ची ने क्वेश्चन किया था, मैं अभी अमेठी कॉलेज में गया था जी। कि अंकल आप रोज डेड बॉडीज में जाते हैं, जी। शमशान में जाते हैं, आपको डर नहीं लगता लाशों से? तो मैंने एक ही जवाब दिया था, मैंने कहा बेटा डरो जिंदों से, वो बहुत खतरनाक है। जी। जो चले गए वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है, वो तो बेचारे आस लगाए हुए हैं हमारे से कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, हम संस्कार करेंगे। तो बिल्कुल। इन जिंदों से डरो जो बहुत खतरनाक, आपके दाएं बाएं हैं, ये आपको जिंदा मारना चाहते हैं। जी। जी। और हमें तो सच बोलूं तो मुझे आज धार्मिक स्थल पे जाके उतनी शांति नहीं मिलती जितनी मुझे शमशान में जाके मिलती है। और भाई हर बंदे को कहता हूँ कि आप मंदिर या गुरुद्वारे जाते हैं, जो भी आपका धार्मिक स्थल है, वहां जाके आपके अंदर नीचापन नहीं आता। जी। सपोज अब मैं अभी किसी तीर्थ स्थल हो गया आ गया, तो वहां से आके मुझे लगेगा अब तुम भगवान के पास हो गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हम जो शमशान घाट जाते हैं और किसी की लाश जल रही होती है और वो 2 मिनट बड़े सक्सेसफुल होते हैं, जब दिल में भावना आती है कि क्या ले जाना है यार, ऐसी तो जल जाना है जी। वो आपके समझ लो वो 2 मिनट साकार हो गए, आप ईश्वर को पा गए उस 2 मिनट के अंदर, बहुत कुछ पा लिया आपने वहां पे जाके। जी। अब जैसे आज के टाइम में फिर से ऐसा लग रहा है कि कोविड दोबारा से कुछ केसेस आए हैं, न्यूज़ में भी ऐसा बार बार आ रहा है। तो आपका जो एनजीओ है वो इस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर है कि अगर मान लीजिए दोबारा से भगवान ना करे कि ऐसी महामारी आ जाती है, तो प्रिपरेशन आपकी उस हिसाब से है? हाँ, हमने तो अभी बल्कि 1 हफ्ता पहले लेटर भेजा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और एमसीडी कमिश्नर को। जी। हमारी जो सेवाएं हैं, चाहे वो एम्बुलेंस की है, चाहे शव वाहन की है, चाहे क्रिमेशन की है, चाहे ब्लड डोनेशन की है, चाहे मोर्चरी बॉक्स की है, बिल्कुल रेडी हैं। इतने वॉलंटियर हैं, इतनी गाड़ियां हैं, सारा साधन। और हमारे पास हजारों की तादाद में अभी भी पीपी किट पड़ी है, जी। मास्क पड़े हैं, सैनिटाइजर पड़ा है, ग्लव्स पड़े हैं। हमने हमारी तैयारी पूरी है जी। और हमने अपने आप से ऑफर भी कर दिया है गवर्नमेंट। मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऑडियंस जो सुन रहे, जो हमारे देश की जनता, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आज भी वैसे ही पूरा प्रिपेयर है जैसे आप उस समय में थे? हम भाई उससे ज्यादा है, क्योंकि मुझे नॉलेज होगी ना। जैसे मैंने अपने ड्राइवरों को सीपीआर देना सिखा दिया। अच्छा। सीपीआर कैसे देते हैं, क्योंकि किसी को हार्ट अटैक हो गया, और कोविड ज्यादातर हो ही उनको रहा है जो कहीं ना कहीं बीमारियों से लिप्त है, हार्ट और रेस्पिरेटरी। यस 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 यस। जी। लेकिन जनता को मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो हमारे प्रशासनिक तंत्र हैं वो आज भी वहीं खड़े हैं। जी। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर है तो उसे चलाने वाला नहीं, चलाने वाला नहीं। मेरे यहाँ एक जीटीबी हॉस्पिटल है, 25 वेंटिलेटर चलाने वाला एक भी नहीं। जी। तभी तो मरे लोग। जी। ऑक्सीजन जैसी चीज नहीं थी हमारे पास, याद करिए, सांस लेने के लिए। एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोग मर गए थे। जी। ये बहुत बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। जी। बिल्कुल। तो जनता को भी अवेयर रहना चाहिए
संस्थाओं को भी अवेयर रहना चाहिए कि जैसे हम लोग मंदिर गुरुद्वारे में पहले बिस्तरे रखते थे, थालियां रखते थे, अब आप लोगों को कंसंट्रेटर रखने चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर रखने चाहिए, जी। पीपी किटें रखनी चाहिए, ग्लव्स रखने चाहिए, सैनिटाइजर रखना चाहिए, मास्क रखना चाहिए। इन चीज़ों की जरूरत है आने वाले समय में। भाई जी। आप प्रशासन के ऊपर कितना डिपेंड कर जाएंगे? जी उन्होंने तो बोर्ड लगा दी थे हॉस्पिटल्स ने, जी। नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। बिल्कुल। और ये बात हमें गर्व है कि हमारे देशवासियों ने बहुत सेवा की है। जी फख्र है हमें डॉक्टरों पे, नर्सों पे, टेक्नीशियंस पे। जी लेकिन मुझे ये बात कहने में बिल्कुल शर्म और डर नहीं है कि 4 लोग मिल गए थे पिछले कोविड में, जी इन्होंने देश का नाम बदनाम कराया है। जी हॉस्पिटल वाले कई सारे, बहुत सारे, जी। बिल्कुल। लैब वाले, जी और उसके बाद आपके इंश्योरेंस कंपनी वाले जी। और फार्मा कंपनी वाले। जी जरा याद कीजिए ना, पैरासीटामोल जैसी दवाई इन्होंने हजारों रुपए की बेची। जी। यार ये वो भी याद कीजिए समय की 500 रुपए वाला सिलेंडर 50,000 का बिका, हाँ और 2,000 वाला एक इंजेक्शन 2 लाख का भी 2 बिका, लाख का भी। दिल्ली में बिका ना। जी और बड़ी भयानक स्थिति ये बनी कि कई प्राइवेट हॉस्पिटलों ने 40-40 लाख रुपए का बिल बना दिया यार, जिस बीमारी का इलाज ही नहीं था। जी पहले बिल बना दिया, फिर डेथ होगी तो बॉडीज नहीं दी उनकी, जी डेड बॉडी नहीं देते थे। जी मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत ही शर्मनाक उनका रोल था उसमें। जी। पर मुझे बात देख के अफसोस भी होता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं। किसी को भी, किसी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं हुई जी कि आपने उस देश के उस भयानक समय में, जब गृह मंत्री जी सड़क पे उतरे हुए हों, जी प्रधानमंत्री जी कुछ संज्ञान में ले रहे हों, जी सारी एनजीओ सड़क पे हों, जी। उस समय में कि 4 लोग मिल गए आपस में यार। बिल्कुल। जो टेस्ट 400 रुपए का होता था, जी वो लैब वाले 10,000 का कर रहे थे, को पूछने वाला नहीं था उनको। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इंश्योरेंस का पहले तो कर दी 5 लाख की, लेकिन जो क्लेम लेने गए तो किसी को कह दिया आपका शुगर है, बीपी है, फलाना है, पैसे नहीं दिए उन्होंने किसी को। मैंने तो 100 से ज़्यादा डेड बॉडी मैंने हॉस्पिटलों से उठा उठा के लोगों के घर पहुँचाई है, जिनके पैसे ना होने के कारण उन्होंने बंधक बनाया हुआ। जी जी वहाँ मार कुटाई भी हुई, सब कुछ हुआ, मेरे ऊपर 11 एफआईआर हुई। जी। मैंने नहीं परवाह करी, मैंने कहा मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना करते रहो, देखी जाएगी, जब वक्त आएगा बताएंगे आपको। जी इसलिए जनता से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जनता अवेयर भी रहे, जनता प्रिपेयर भी रहे। और प्रशासन पे देखिए, लाइट नहीं आती हमारे घर में, इन्वर्टर लगाते हैं ना, बिल्कुल। पानी साफ नहीं होता, आरओ हम लगाते हैं ना, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। हम सरकार से तो नहीं कहते, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते फिर? बिल्कुल। एक मंदिर, एक गुरुद्वारा लाखों रुपए का सोना लगा सकता है, कारपेट लगा सकता है, बिल्कुल। तो वो एम्बुलेंस क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल। वो कंसंट्रेटर क्यों नहीं कर सकता 10-20? बिल्कुल। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा। और कोई जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जी कोई लोग ये है कि कुछ खुद नहीं कर सकते, लेकिन वो समर्थ है, जी। वो तो हमसे संपर्क करे, वो शहीद भगत सिंह सेवा दल से, बिल्कुल। कि शंटी जी हम भी एक एम्बुलेंस बनाना चाहते हैं, शंटी जी हम संस्कार कराना चाहते हैं, हम कंसंट्रेटर लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को घर बैठे उनकी तरफ से एक चैरिटी हो गई। जी। तो वो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे दे दीजिएगा, 8750674433 9999979843। 24 घंटे का नंबर है। आपने कुछ मदद देनी हो या लेनी हो, या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा हादसा हो जाता है, परमात्मा ना करे, जिनका कोई नहीं है, या है भी तो उनको सुविधा चाहिए, तो हम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जैसे मंदिरों में या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जब हम सोना चढ़ा सकते हैं, गोल्ड चढ़ा क्यों सकते नहीं? हैं, तो जो जनता है जिसको जरूरत है, अगर हमारे पास पैसा है, हम इतने समर्थ हैं, तो हमें क्या दिक्कत है कि अगर हम थोड़ा सा मतलब इस वे में भी कर दें, अपने पैसे को यूटिलाइज करें। तो अब ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन और है कि अभी जो आपकी एनजीओ है, आने वाले टाइम में वो और क्या क्या ऐसी चीजें करने वाली है जो हमारी जनता को पता होनी चाहिए, जो उनके, क्योंकि देखिए आप जनता के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो एक बार आप अपनी तरफ से बताइए कि क्या क्या आप आगे और प्रयास कर रहे हैं और चीजें आप करने वाले हैं आने वाले टाइम में। देखिए, जो हमारी अभी तक सर्विसेज है वो वही थी जिसे प्रशासन नहीं कर रहा था। जी। जो 95 में था जी। कि घर से किसी की डेथ हो गई, शमशान लेके जा रहा है या हॉस्पिटल से कर लाना है, जी। आज भी वो सुविधा सरकारी नहीं है। जी।
शहीद भगत सिंह की गाड़ियाँ हैं, जी मोर्ची बॉक्स है, एयर कंडीशन। जी किसी की डेथ हो गई, बच्चों ने बाहर से आना है, 2 दिन रखनी है, 3 दिन रखनी है, जी तो हमारे मोर्ची बॉक्स जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी आम नागरिकों के लिए भी। और यह बताऊं कि देश के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब डेथ हुई थी, वहाँ भी सेवा का मौका हमें मिला। अच्छा श्रीमती सुषमा स्वराज जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जी जी श्री अरुण जेटली जी, जी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जी इन सब के लिए भी सेवा का मौका शहीद भगत सिंह सेवा दल को मिला। जी तो ये सेवाएं तो चल ही रही हैं। आगे मेरे दिल में एक बहुत बड़ा प्लान है कि आज के ज़माने में लोग डायलिसिस के लिए बहुत भटक रहे हैं, जी बिल्कुल। तो क्यों ना जो लोग हैं अच्छे घरों के लेकिन उनके बच्चे या कोई एम्प्लॉय साथ जाके डायलिसिस ही नहीं कराते, जी समय नहीं है उनके पास, बिल्कुल। या किसी के बच्चे कनाडा में, अमेरिका में या लंदन में हैं, जी तो रोटरी क्लब 3012 है, उनके साथ मिलके अच्छा हम डायलिसिस ऑन व्हील ऑन योर डोर स्टेप अच्छा ये लेके आ रहे हैं। अच्छा अभी हमारी मीटिंग हो चुकी है, हो सकता है परमात्मा ने चाहा तो 1-2 मीटिंग के बाद इम्प्लीमेंट होगा और 2025 के आखिर तक हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। अच्छा एक्सपेरिमेंट के लिए हम पहले 4 गाड़ियों में तैयार करेंगे हम। अच्छा तो एक बहुत बड़ा फायदा आने वाला है। अगर ये परमात्मा ने हमें इसका जी, आशीर्वाद दिया और मौका दिया जी तो लाखों लोगों को फायदा मिलेगा आने वाले समय में। अच्छा, एक चीज़ और है, आज के टाइम में कहते हैं खून खून के काम नहीं आता, और 100 से भी ज़्यादा बार ब्लड डोनेट जो आपने किया है 106 बार किया। 106 बार की है, तो ये शक्ति ब्लड डोनेट करना भी अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। और मतलब आप हमारे जो ऑडियंस है उनको कुछ कहना चाहेंगे कि किसी को ज़रूरत हो तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, या इससे कोई आपके शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता? क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन चलते हैं। जरूरत हो या ना हो किसी को, आपका शरीर ये कहता है कि आपको हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करना है अगर आपको स्वस्थ रहना है। साइंटिफिक रीजन है। यस, जी हर स्वस्थ व्यक्ति में 18 साल से 64 साल के बीच में 12-13 तक हीमोग्लोबिन रहता है। जी अगर आप डोनेट नहीं करते हैं तो उसके थक्के जम जाते हैं, फिर वो 16-17 तक चला जाता है, फिर उसको कैंसर होने का भी डाउट होता है। क्लॉटिंग होने का। जो रेगुलर डोनेट करते हैं जी उनको थक्के नहीं जमते, पहली बात तो अच्छा क्लॉट्स नहीं आते हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि हार्ट अटैक की बीमारी का बहुत कम अंदेशा रहता है, जी जी क्योंकि उनकी धमनियों में खून जमता नहीं है। जमता नहीं है। और मैं सबको स्कूलों में, कॉलेज में, सब जगह समझाता हूँ बात जाके कि रक्त जो है ये किसी पेड़ पे नहीं लगता, जी किसी जंतु का भी नहीं चढ़ सकता। ऐसे तो लाखों मुर्गे कटते हैं रोज हमारे देश में, बिल्कुल। बकरे मुर्गे, उनका खून चढ़ जाए, जी चढ़ेगा तो इंसान का ही खून। जी तो जापान जैसी कंट्री भी ये खून नहीं बना सकी, जी तो कहाँ से आएगा खून? बिल्कुल। आपको डोनेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। दिल्ली के अंदर ही 5 लाख यूनिट हर महीने खून की आवश्यकता पड़ती है, एक्सीडेंट केस में, डिलीवरी केस में, ऑपरेशन केस में, हार्ट के ऑपरेशन में। लेकिन डोनेट करते हैं लोग 2 लाख यूनिट सिर्फ, जी बाकी फिर लोगों से लेना पड़ता है इनको। लेना पड़ता है। और इसके लिए तो मैंने एक स्लोगन भी लिखा था, रक्तदाता है जीवन दाता, जी उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। जी या आप दे सकते हैं खून, जी या ईश्वर दे सकते हैं, बीच में कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है। जी तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, लंबी आयु के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। साल में 4 बार, जी हर 3 महीने बाद करिए, जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है, जी हर व्यक्ति के अंदर खून उतना ही है, चाहे वो पतला है चाहे मोटा है। जी। खून तो 8-9 लीटर है उसके अंदर। जी एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, 2-4 लीटर खून निकल जाता है, फिर भी बच जाता है इंसान। जी तो ये 300 ग्राम देने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं लगता। जी ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे जो आपकी संस्था चलती है, इतना काम करती है, कुछ जैसे आजकल की जैसे जो महिलाएं हैं उनको भी होता है कि देश की सेवा करना, बहुत महिलाएं आर्मी में भी जाती हैं, पुलिस में भी जाती हैं, तो क्या आपकी संस्था कोई महिला ज्वाइन कर सकती हैं? ऑलरेडी हमारे पास पूरी टीम है, एक महिला सेल बनाया हुआ है। ओके। वो क्लस्टर एरिया में जाके, झुग्गी एरिया में जाके, अच्छा वहाँ की महिलाओं को जो सेवा की जरूरत होती है, अच्छा प्रेगनेंसी के समय, जैसे उनको डिलीवरी के समय ब्लड चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, और हमने तो उन महिलाओं के की जरूरत को देखते हुए जी 2 पिंक एम्बुलेंस बना दी है, जिसकी ड्राइवर भी महिला है। अच्छा
वो इसलिए कि जैसे कोई महिला डिलीवरी के लिए जा रही है कुछ है तो उसको थोड़ा जेंट्स ड्राइवर के साथ अनकंफर्टेबल महसूस करती है। जी। तो हमको 2 साल हो गए कि हमने 2 एम्बुलेंस बना दी पिंक कलर की। अच्छा। ड्राइवर भी उसमें महिला है। अच्छा। और वही लेके जाएगी वही लेके आएगी, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको भी कि बल्कि हमारी वो सेवा तो पुलिस ने भी लेनी शुरू कर दी अच्छे तरीके से। जी। वैसे भी जितनी भी हमारे दिल्ली में आसपास एनसीआर में जो एक्सीडेंटल केस हैं, सुसाइडल केस हैं, लावारिस लाशें हैं, वो पुलिस हमारी ही ज़्यादातर एम्बुलेंस उसमें बुलाती है। जी। 3 दिन तक उसकी वेट करते हैं, कोई वारिस आ गया ठीक है, नहीं तो फिर जलाने की सेवा भी हमारे को बख्शते हैं वो। अच्छा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि पुलिस का इसमें बहुत अच्छा रोल है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो बेचारे पहले बॉडी को उठाते हैं, जी, आइडेंटिफाई कराने का प्रयास करते हैं, फिर 3 दिन तक वेट करते हैं, फिर पोस्टमार्टम कराते हैं, फिर लाके उसका संस्कार कराते हैं। जी। ऐसा तो उनके घर वाले भी नहीं कर रहे जो उनके पुलिस वाले कर रहे हैं। तो इस काम की भी हमें सराहना करनी चाहिए कि जो पुलिस है उनका रोल इसमें बहुत अच्छा है। जी। तो आज हमारे साथ जुड़े जितेंद्र सिंह शेंटी जी, नाम के मोहताज नहीं है, फिर से मैं कहूँगा एम्बुलेंस मैन कहिए, डोनर सिंह कहिए, पद्मश्री कहिए। तो इन्होंने जो गाइडेंस हमारी ऑडियंस को दी है, युवा पीढ़ी को दी है, मैं समझता हूँ कि वो हमें फॉलो ज़रूर करनी चाहिए जितने हमारी ऑडियंस है, क्योंकि आज इन्होंने वो बातें खोली हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और स्क्रीन पे इनका नंबर भी दिया जाएगा। जो लोग इनको चीज़ें डोनेट करना चाहते हैं, एनजीओ के लिए प्रयास करना चाहते हैं, वो बिल्कुल सर से संपर्क कर सकते हैं। सर डायरेक्ट आपसे संपर्क होगा या किनसे होगा? 8750674433 इस मेरा डायरेक्ट नंबर है। ठीक है। और कंट्रोल रूम नंबर है 9999979843। आप कुछ भी सुझाव दे सकते हैं, आप कुछ हमारे से सेवा ले सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें, और कभी भी 24 घंटे हमारा फ़ोन चालू रहता है। जी। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, और भविष्य में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं सर की तरफ से। तो बस आपको अपनी तरफ से जो सर ने गाइडेंस दी है उनको फॉलो करना है। नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। जय।